हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जी के जिस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। एग्जाम से जस्ट पहले ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैं लाया हूँ। ये 70 क्वेश्चंस है, ठीक है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। बहुत सारे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनको देख के जाना, आपको काफी बेनिफिट होगा। 10-15 मिनट लगेंगे मुश्किल से। कहीं पे भी आप ट्रेन में हो तो ट्रेन में देख सकते हो, बस से जा रहे हो तो बस में देख सकते हो, ठीक है। आप सेंटर पे पहुंचोगे, वहां पे बैठ के 15 मिनट देख लोगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। 5-10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन का उपयोग नहीं करती। यहाँ पे नहीं करती पूछ रहे हैं। अब होता क्या है, जल्दी जल्दी अपन सिली मिस्टेक करते हैं और करती है पर ध्यान देते हैं, करती है पर ध्यान देते हैं और सीधा फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं क्रिप्टो करेंसी। और जैसे ही क्रिप्टो करेंसी मिलता है अपन लगता है हाँ करती है, ठीक है क्रिप्टो करेंसी हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे पूछ रहा है नहीं करती, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर है जेनेटिक सीक्वेंस, ठीक है। बाकी तीन में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए सीक्वेंसिंग में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यानी कि एनजीएस का मूल लाभ क्या है। इसका मूल लाभ क्या है दोस्तों? इसका जो मेन बेनिफिट है, एक समय में अधिक से डेटा, ठीक है। एक समय में अधिक से डेटा को ये एनालिसिस या उपयोग करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है CRISPR-Cas9 किसको संदर्भित करता है, ठीक है। तो CRISPR-Cas9 से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो यूपीएससी में भी आ चुका है, ठीक है। ये एक जीन एडिटिंग टूल है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। काटने जोड़ने जीनोम में फेरबदल करने के लिए टेक्निक है CRISPR-Cas9, ठीक है। काफी फेमस हुई थी, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, 5G नेटवर्क की तुलना में 4G LTE की तुलना में उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। 5G नेटवर्क की पूछ रहा है कि इसकी प्रमुख विशेषता 4G LTE की तुलना में क्या है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि ये 5G की पूछ रहा है 4G के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे मेन क्या है, अधिक डाउनलोड स्पीड, ठीक है। 5G में ज्यादा तेज डाउनलोड स्पीड आएगी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या अंतर है। तो दोस्तों इसका आंसर है, सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डेटा होता है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डेटा नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इनकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक है, वहां से ज्वाइन करो। ग्रुप में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ग्रुप में कुछ डाउट हो तो ग्रुप में कुछ मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस पर आधारित है, ठीक है, आईओटी, ठीक है। आईओटी दोस्तों एक एक तरह से सबको जोड़ने का काम करता है। मोबाइल, कंप्यूटर, आपका घर का ऑफिस, वो भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, सारी चीजें जोड़ देते हैं। तो इसमें आता है सेंसर, कनेक्टिविटी और डेटा, सबको एक साथ, मतलब सारी एकदम इजी काम करने के लिए ये इसको लिए यूज करते हैं अपन आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सेंसर प्लस कनेक्टिविटी प्लस डेटा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं है, रिन्यूएबल नहीं है, पूछ रहा, ठीक है। मतलब परंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत तो आपको सबको पता ही है, कोयला है। बाकी सब तो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। कोयला एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता। ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे नहीं को है को एकदम अच्छे से देखना आपको लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वांटम कंप्यूटिंग सबसे अधिक किन गुणों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों क्वांटम बिट और सुपरपोजिशन, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के बेसिकली दो प्रिंसिपल होते हैं, एक तो सुपर इम्पोजिशन, सुपरपोजिशन जिसको बोलते हैं, और एक दूसरा होता है एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन में होता है कि एक ही समय पे दो स्पिन दिखाई देते हैं प्लस माइनस एक साथ, ठीक है। और एंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि एक में चेंज करोगे तो दूसरे में भी अल्टरनेटिव चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये है क्वांटम कंप्यूटिंग। ऐसा ही क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, क्वेश्चन आता है कि क्यूबिट किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो क्यूबिट रिलेटेड है दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग से। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, साइंस टेक्नोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लॉकचेन में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या दर्शाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों प्रत्येक नोड पर एक समान रिकॉर्ड है, ठीक है। ये दर्शाता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ठीक है। तो पूछ सकता है कि ब्लॉकचेन में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये टेक्नोलॉजी के 10 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं 10 फटाफट। तो भारत का फंडामेंटल राइट है या नहीं है, राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछा कि फंडामेंटल राइट है या नहीं है या कुछ और है, ठीक है। तो ये तो मूल अधिकार है सीधा सा आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कौन से आर्टिकल में आता है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो जीवन के अधिकार के तहत मिला हो राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में किसी भी संशोधन को अस्वीकार करने का कौन सा प्रावधान है। इनमें से कौन अस्वीकार कर सकता है संविधान संशोधन को, ठीक है। लोकसभा कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, विशेषाधिकार पत्र, ये इससे नहीं हो सकता। लोकसभा और राज्यसभा के पास स्वीकृति, क्योंकि संविधान संशोधन पे वो होती है संयुक्त समिति, संयुक्त जो बैठक होती है वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग पास करना होता है विशेष बहुमत से।
ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संघ और राज्य दोनों को साझा करती है, यानी कि समवर्ती सूची का विषय पूछ रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, तो समवर्ती सूची का विषय कौन सा है दोस्तों, इसमें शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, रक्षा तो अपना आ ही जाता है उसमें सेंटर में। ठीक है, तो अब विदेश नीति भी सेंटर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा की अवधि कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा की कोई अवधि नहीं होती, राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, यहाँ पे इसको ये होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य को कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये ध्यान भी रखना, इसके चक्कर में थोड़ा कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। 6 वर्ष जो कार्यकाल होता है वो सदस्यों का होता है। ठीक है, और लोकसभा का विघटन होता है 5 वर्ष में। ठीक है, तो उसका होता है 5 वर्ष की अवधि। ठीक है, तो लोकसभा के लिए 5 वर्ष है, राज्यसभा की स्थायी सदन है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया दोस्तों, अमेरिका से। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का संघीय ढांचा क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है, इसको संघीय ढांचे को क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है, अर्धसंघ क्यों कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ठीक है, राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता, यानी कि राज्यों को पूर्ण अधिकार, राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता नहीं है। ठीक है, राज्य एकदम अपने आप से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, इनको संघ के साथ मिलकर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, पूर्ण स्वायत्तता नहीं है, इसलिए इसे क्वासी फेडरल यानी कि अर्धसंघ कहा जाता है, अर्धसंघात्मक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का संवैधानिक अधिकार आधार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दोस्तों 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, नगर पालिका तो 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, और 52 में क्या है दोस्तों की 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, दल बदल वाला जो अधिनियम है। ठीक है दोस्तों, और 42वां जो था, 42वें में तो काफी सारे चेंजेस किए थे। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र और राज्य के विवाद के लिए कौन सा राज्य केंद्र संबंध न्यायाधिकरण है। केंद्र और राज्य के विवाद के लिए कौन सा, केंद्र और राज्य में विवाद होता है तो कौन सुलझाता है। ठीक है, तो उसके लिए तो सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्र चुनाव की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाली संस्था, चुनाव कौन निष्पक्ष चुनाव कौन करवाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा जो जिसपे आजकल काफी सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जीरो आवर किसके संदर्भ में उपयोग होता है। जीरो आवर किसके संदर्भ में उपयोग होता है दोस्तों, तो ये है एक विधायी अधिवेशन के संदर्भ में उपयोग होता है। ठीक है, तो ये हो गए पॉलिटी के 10 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, जो काफी प्रोबेबिलिटी होती है हर एग्जाम में पूछे जाने की। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी और जीएनपी में के बीच क्या अंतर है। जीडीपी और जीएनपी के बीच क्या अंतर है दोस्तों, ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों जो जीडीपी है, जीएनपी है दोस्तों, जीएनपी है वो जीडीपी प्लस नेट विदेशी आय होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस जीडीपी इक्वल टू जीएनपी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा है रेपो रेट क्या है। ठीक है, तो रेपो रेट क्या है दोस्तों, अब रेपो रेट जो होती है उस पर क्या होता है कि आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिया जाता है। ठीक है, आरबीआई जिस रेट पर जो लोन देता है बैंकों को उसको बोलते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, कि जो आरबीआई जिस रेट से यानी कि एक्सेसिव जो लिक्विडिटी होती है उसको अगर वापस लेता है आरबीआई बैंकों से, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई लोन नहीं लेता, क्योंकि लोन लोन केंद्रीय बैंक लेता नहीं है, केंद्रीय बैंक लोन देता है। ठीक है, अब केंद्रीय बैंक देश के छोटे बैंकों से लोन लेगा तो ये सही नहीं है, इसके लिए यहाँ पे लोन लेना की यानी कि आरबीआई छोटे बैंकों से यानी कि देश के अन्य बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है, तो ये बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सही है कि एक्सेसिव लिक्विडिटी जो होती है उसको आरबीआई लेता है रिवर्स रेपो रेट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिस्कल डेफिसिट का अर्थ क्या है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि व्यय एक्सक्लूडिंग जो बोरोइंग्स होती है, व्यय माइनस राजस्व, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि भारत में जीएसटी को लागू करने का कौन सा वर्ष था, क्योंकि जीएसटी में भी अभी अमेंडमेंट हुआ है, उसमें 4 स्लैब्स थी, उसको करके 2 स्लैब्स कर दिए, 5 और 18। ठीक है, तो 5 और 18 अभी ये कब लागू हुआ था, कौन कौन से वर्ष लागू हुआ था दोस्तों, जीएसटी 2017 में लागू हुआ। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था जीएसटी। ठीक है दोस्तों,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि DTA का उपयोग क्या होता है, ये किस संदर्भ में यूज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों कि जो ये है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये यूज होता है कि एक ही आय को दो स्थानों पर कर से बचाने के लिए। ठीक है, इस नाम में लिखा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, यानी कि दो जगह यानी कि टैक्स देने से बचना। ठीक है, एक आय पर दो जगह टैक्स देने से बचना। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिक्स क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुद्रा नीति उपकरण नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो है उपकरण नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कॉर्पोरेट टैक्स और SLR। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स का मॉनेटरी पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। CRR है, SLR है और ओपन मार्केट OMO जो जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि CAD क्या दर्शाता है। ठीक है, CAD क्या होता है दोस्तों, CAD में होता है कि जो आयात हो रहा है अपना माइनस निर्यात हो रहा है प्लस शुद्ध आय जो है, इसको बोलते हैं CAD। आयात माइनस निर्यात प्लस शुद्ध आय, करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इन्फ्लेशन को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है। आसान क्वेश्चन है, आपको पता है CPI WPI इन्फ्लेशन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो और GDP डिफ्लेटर है। ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें GDP डिफ्लेटर जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है रियल GDP अपॉन नॉमिनल GDP। ठीक है, और बाकी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट जिनी कोफिशिएंट ये समानता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जीरो होता है तो समान होता है, जीरो से जितना ज्यादा होगा असमान होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बैंक्स NPA यानी कि नॉन प्रॉफिट एसेट का क्या अर्थ है। NPA का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, जो लोन टाइम पे नहीं चुकाया जाता उसको बोलते हैं बेसिकली NPA। ठीक है, जो अब इसका ये जो भी लिखा हुआ है इसमें ऑप्शन में क्या है कि ऋण जो वर्षों से न चुका हो। ठीक है, बकाया ऋण जो भुगतान हो चुका हो तो NPA कैसे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, यानी कि जो ऋण जो अपन वापस पे नहीं करते उसको बोलते हैं NPA। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी का, भारत का डिजिटल मुद्रा किस बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो डिजिटल मुद्रा है वो केंद्रीय बैंक जारी करता है, RBI। ठीक है दोस्तों, तो ये गई इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड। अब नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में अधिकांश लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल पाई जाती है। रेड सॉइल किस में पाई जाती है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जो प्रायद्वीप का क्षेत्र है वहां पे रेड सॉइल पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है मानसून चक्र यानी कि मानसून में वर्षा प्रभाव किस प्राकृतिक बल से नियंत्रित होता है। वर्षा प्रभाव किस प्राकृतिक बल से नियंत्रित होता है, तो वर्षा का जो है वो सूर्य से नियंत्रित होता है सारा। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर से ह्यूमिडिटी है, ये सारा इसी से फिर वर्षा होती है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो फिर वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वनस्पति फॉरेस्ट कैनोपी किस ऊंचाई पर होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हिंदी में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, इसका आंसर दे रखा है ऊंचाई में छत। ठीक है, तब ये इसका कहने का मतलब ये हो सकता है कि जो कैनोपी डेंसिटी होती है ये ऊंचाई पे छत जैसी होती है, या तो ये कहना चाह रहा होगा। ठीक है, जमीन पर तो होती नहीं है। ठीक है, पर्वत शिखर पर भी नहीं होती। ठीक है, मध्यम ऊंचाई पर। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे भी लॉजिक से थोड़ा देखा जा सकता है, अगर इंग्लिश में मिलेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिफ्टिंग फोर्स किस प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लिफ्टिंग फोर्स जो है किस प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो ये है दोस्तों वायुमंडलीय परिसंचरण का। ठीक है, वायुमंडलीय परिसंचरण यानी कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, ठंडी होकर के वापस नीचे आती है, भारी होती है तो उस प्रक्रिया का हिस्सा है लिफ्टिंग फोर्स। ठीक है दोस्तों, वायुमंडलीय परिसंचरण का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा जलवायु प्रकार ट्रॉपिकल वेट कहलाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल वेट कौन सा जलवायु कहलाता है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल वेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेन शेडो इफेक्ट किस प्रकार का प्रभाव है। रेन शेडो इफेक्ट किस प्रकार का प्रभाव है, जो वर्षा में जो कमी होती है। ठीक है, शेडो जहाँ पे भी आ जाता है वहां पे नेगेटिव अर्थ में यूज होता है। ठीक है, तो ये वर्षा में जो कमी होती है उसको बोलते हैं रेन शेडो, यानी कि जैसे भी बोलते हैं कि शेडो रेन क्षेत्र जो होता है वो दूसरी तरफ का होता है। जैसे यहाँ पे पर्वत है, यहाँ से हवा आ रही है। ठीक है, यहाँ पे बारिश हो रही है, दूसरी तरफ का जो क्षेत्र होता है वो होता है शेडो रेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कौन सा नदी तट यानी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा नदी तटबंध फ्लड प्लेन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गंगा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बाढ़ आती है बिहार में। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए हो गया गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि
एल नीनो किस महासागरीय घटना का नाम है? एल नीनो, ठीक है दोस्तों, और ला नीनो, ठीक है, ये दो है। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने की, ठीक है। एक को याद करोगे तो एक से पॉजिटिव होता है, ठीक है, दूसरे से नेगेटिव होता है। तो जिसमें ला है, एल ला है, वहां मतलब लाभ होगा। तो यहाँ पे लाभ होगा तो एल नीनो मतलब यहाँ पे हानि होगी, ठीक है। तो आप बस एक याद रखो, ला से लाभ है, ला नीनो मतलब लाभ, यानी कि इंडिया के लिए बेनिफिट होएगा, ठीक है। एल नीनो मतलब नेगेटिव, यानी इंडिया के लिए नेगेटिव है। उस टाइम पे जब एल नीनो का इफेक्ट होगा तो यहाँ पे इंडिया में बारिश कम होगी, ठीक है। तो एल नीनो किस महासागरीय घटना का नाम है? तो ये है प्रशांत महासागर। तापमान असामान्य वृद्धि होती है इसमें, ठीक है। पैसिफिक ओशियन में जो टेम्परेचर डिफरेंस जो होती है, टेम्परेचर में जो अचानक से तापमान में कमी और वृद्धि होती है, उससे एल नीनो और लानिनो में लानिनो बनता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? सीडीटी की किस वैज्ञानिक ने दी थी दोस्तों? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वेगनर इसका आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी प्रक्रिया शामिल है दोस्तों? ग्रीन हाउस में क्या होता है, जाती है पृथ्वी से किरणें और वापस लौट आती है, ठीक है, बाहर नहीं जा पाती, ठीक है। तो पृथ्वी की विकिरण का वापस लौटना ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों की मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? सबको पता है दोस्तों, मेरठ, ठीक है। मेरठ में पांडे का नाम याद होगा ही, ठीक है। तो मेरठ से हुई थी पांडे, ठीक है, ये याद रखना, मंगल पांडे, ठीक है। चर्बी के कारतूस वो सब जो वहाँ पे इमीडिएट रीजन था वो चर्बी के कारतूस का यूज करना था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, समारोह आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यानी कि शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस को समारोह आंदोलन लिख रखा है, तो शिमला कॉन्फ्रेंस याद रखो, शिमला कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था? तो इसका था कि भारतीय दलों को शामिल करना, ठीक है, भारतीय दलों को शामिल करना, ठीक है, अंग्रेजों के साथ, ठीक है। ये था शिमला कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आपको पता है, तो 1942 में हुआ था। और इससे रिलेटेड दोस्तों एक मेन क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो उसमें आंसर में मैक्सिमम लोग नेतृत्वकर्ता गांधी जी को लगा देते हैं, जबकि गांधी जी नेतृत्वकर्ता नहीं थे। उन्होंने नहीं बोला कि मैं नेतृत्व करूंगा, जनता ने अपने आप ही ऐसे मान रखा कि सबने मान रखा था कि गांधी जी नेतृत्व करें। गांधी जी ने कोई नेतृत्व नहीं किया, ठीक है। तो वो गांधी जी उनके नेतृत्वकर्ता नहीं थे। तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वहां पे कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है कि भारत में रिसर्च एक्ट यानी कि रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट 1919 में लागू किया था, इसका विरोध किस आंदोलन से हुआ था? ये हिंदी में पता नहीं क्या लिख रखा है, ठीक है। रोलेट एक्ट याद रखोगी, 1919 में लागू किया था, इसका विरोध किस आंदोलन से हुआ था, ठीक है। तो किस आंदोलन से हुआ था दोस्तों इसका विरोध? जो रोलेट एक्ट है उसका विरोध हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन से, ठीक है। रोलेट एक्ट के बाद 1919 में और 1920 में असहयोग आंदोलन लागू हुआ, ठीक है। तो रोलेट एक्ट का विरोध हुआ, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों की नवीन पंचशील सिद्धांत यानी कि 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस किस राष्ट्र ने प्रस्तुत किया है? ठीक है, तो ये दोस्तों भारत ने किया है 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि पंचशील सिद्धांत वैसे भी भारत का ही है, ठीक है। तो दूसरा भी भारत ही लेगा, ठीक है, तो ये याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत चीन युद्ध 1962 का मुख्य कारण क्या था? भारत चीन युद्ध का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? मेन विवाद तो था, तो सीमा विवाद था, ठीक है। नेक्स्ट है पंचशील की 5 सिद्धांतों में से कौन सा शामिल नहीं है? पंचशील का 5 सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? परस्पर सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता, राज्य संप्रभुता, ठीक है, आक्रमण। आक्रमण क्यों ही करने का अधिकार देगा? जब शांति चाहिए तो आक्रमण क्यों करने का अधिकार देगा? तो इसका वो आंसर हो जाएगा कि आक्रमण का अधिकार यानी कि शामिल नहीं था उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें कि मदरसा ए इस्लामिया यानी कि इसका संस्थापक कौन थे? मदरसा इस्लामिया के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो ये भी याद रखना, पूछ सकते हैं क्योंकि ऐसे ही ऊट पटांग से फैक्ट पूछते हैं वहां पे जो कहीं देखा ही नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की आजादी के तुरंत बाद डोमिनियन स्टेटस से बाहर निकलने का निर्णय किसने किया? डोमिनियन स्टेटस से बाहर निकलने का निर्णय किसने किया दोस्तों? नेहरू, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री नेहरू ही थे, ठीक है। तो यही करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा की समिति का प्रमुख होने के बाद उनका योगदान क्या था? ठीक है, तो उनका योगदान क्या था दोस्तों? प्रारूप तैयार करने का। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उनका काम यही था, ठीक है। तो ये हो गए 10 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री और कल्चर का। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया। अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? ठीक है दोस्तों, तो बताओ कौन सा धर्म स्वीकार किया था, आपको पता हो तो। अशोक ने जो बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, ठीक है, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में होगा। ठीक है, तो नालंदा में होगा, नालंदा जिले में नालंदा लिख रखा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यभट्ट किस युग में रहे? आर्यभट्ट किस युग में रहे दोस्तों? ठीक है, तो ये आर्यभट्ट जो है गुप्त काल से समकालीन, गुप्त काल के समकालीन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, हठ योग का प्रचलन किस युग में बढ़ा? हठ योग का प्रचलन किस युग में बढ़ा? हठ योग, हठ योग दोस्तों प्राचीन काल से रिलेटेड है, प्राचीन काल से चला रहा है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, संगम साहित्य किस भाषा में है? संगम साहित्य किस भाषा में दोस्तों? संगम साहित्य जो तमिल भाषा में है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, तमिल भाषा में संगम साहित्य है, याद रखना। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। वेदों का मूल स्वरूप कैसे था? वेदों का मूल स्वरूप है वो कैसे था, क्योंकि बार बार अपडेट हुए हैं तो किसी ने चेंज कर दिया टाइम के साथ। ठीक है, तो जो वेदों का मूल स्वरूप था वो था मौखिक, मौखिक याद करके सुनाते थे लोगों को। ठीक है, उस टाइम पे ऐसे लिखते नहीं थे, फिर बाद में जैसे जैसे लिखे, ताड़पत्र बने, ठीक है, पांडुलिपियां बनी, उन पे लिखे गए सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तात्पर्य तंत्र, ये क्या है? तांत्रिसिज्म यानी कि तांत्रिक प्रक्रिया किस काल में फैला? तांत्रिक किस काल में आया भाई? तंत्र क्रिया ये सब, तात्पर्य यंत्र नहीं है ये, तांत्रिक क्रियाएं हैं इसमें। ठीक है, तो ये हिंदी में कुछ भी लिख रहा है इंग्लिश को। ठीक है, तो इस पे मत जाना भाई। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो है मध्यकाल में तांत्रिक क्रियाएं ज्यादा फैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हस्तिनापुर किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो ये कुरु यानी कि कौरव को ही कुरु लिख दिया यहाँ पे, कुरु को ही कौरव लिख दिया, सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है वर्षा ऋतु और हिमस्वामी ऋतु का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये दोस्तों वेदों में मिलता है इनका इनका उल्लेख। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्राह्य संस्कार किस संस्कृति की विशेषता है? तो ग्राह्य संस्कार जो है वैदिक संस्कृति की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरमेंट इकोलॉजी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्या अर्थ है भाई? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वहाँ पे जैव विविधता का अत्यधिक केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, जैव विविधता। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोरल ब्लीचिंग किस कारण होता है? कोरल ब्लीचिंग किस कारण होता है दोस्तों? जब पानी गर्म होता है तो उसके अकॉर्डिंग कोरल ब्लीचिंग होता है, कोरल्स अपना कलर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है कोरल्स मरने लगते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग का क्या अर्थ है? कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग यानी कि कार्बन को जो संग्रहण होता है उसी को कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग तरीके हैं, पृथ्वी के नीचे दबाना। ठीक है, उसमें से एक है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनवेजिव स्पीसीज किस प्रकार का संगठन है? इनवेजिव स्पीसीज जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं, विदेशी होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इनको लाया जाता है फायदे के लिए, पर वो फिर वहां पे ज्यादा हो जाते हैं, तो ठीक है उनको फिर वो इनवेजिव यानी कि नुकसान करने लगते हैं, वो हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, कई बार पर्यावरण में बैलेंस के लिए लाया जाता है इनको, दूसरी स्पीसीज को। ठीक है, पर वो ज्यादा हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे नुकसान करने लगते हैं। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैसेज में से कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म करती है? कौन सी पृथ्वी को गर्म करती है दोस्तों? CO2 ये इनमें से जो एक टेम्परेचर को बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों की वेटलैंड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, किस समय में COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है? ठीक है, कितने समय बाद होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है? हर वर्ष होता है। ठीक है, COP जो होता है, अब ये COP है, ये 3 होते हैं ना वो, तो ये जो COP हो रहा है वो पर्यावरण वाले की बात कर रहा है। ठीक है, वो जो डेजर्टिफिकेशन के लिए होता है उसकी बात नहीं कर रहा, तो ये हर साल होता है। ठीक है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब आठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि फॉरेस्ट फायर किस कारण होता है? फॉरेस्ट फायर किस कारण होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर होता है वो किस कारण होता है? या तो गर्म हो जाए या फिर सूखा पड़ जाए, यानी कि सूखा होता है फिर वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर अगर वहाँ पे हवा भी चलती है और फ्रिक्शन से भी आग लगने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, जो घास होती है वो आग लग जाती है उनमें, फिर पेड़ों तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो उसका मेन रीजन उष्णता और सूखा होता है। ठीक है, बर्फ से थोड़ी आग लगेगी, वर्षा से थोड़ी आग लगेगी, ठंड से थोड़ी आग लगेगी। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है दोस्तों यूट्रोफिकेशन का क्या अर्थ है? अब यूट्रोफिकेशन जो होता है, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है पोषण संपोषण यानी कि सुपोषणता।
जिसको हिंदी में बोलते हैं सुपोषण। इसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल पोषक तत्वों का अधिक होना, ठीक है। ये भी एक हानिकारक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पोषक तत्व बैलेंस रहने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओजोन लेयर डिप्लेशन का मुख्य कारण। जो ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ओजोन का डिप्लेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शन के, ठीक है। तो अगर इनकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है वो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। व्यस्त रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।